हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे है, प्लीज़ जाके आप लोग विजिट कीजिएगा। और दोस्तों आज हम लोग इस सीरीज के अंदर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी कितने सारे आगामी एग्जाम आने वाले हैं, उस दृष्टिकोण से जीएस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्री क्वालिफाई कराने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग प्री क्वालिफाई करने के मोटिव से ही ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अंग्रेजों के सहयोग से, तो वो हुआ था दुर्गापुर, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर भिलाई की बात किया जाए तो भिलाई जो है किसके सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ था? तो रूस के। किसे? रूस से। बोकारो की बात किया जाए तो यूएसएसआर, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व यूनाइटेड सोवियत ऑफ रसिया। और राउरकेला में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो था जर्मनी। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, वो है राजस्थान के लिए। अगर राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो वो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि हरिके बांध से ये निकाला गया है। और ये हरिके बांध कहाँ पे है? तो ये है सतलज और ब्यास नदी के। ठीक है, सतलज और ब्यास नदी पे। यहाँ पे ये पूछा है एडन नहर। ठीक है, ये एडन नहर के भी बारे में पता कर लेते हैं। एडन नहर जो है वो पश्चिम बंगाल का, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का ये प्रमुख नहर है, जो कि दामोदर नदी से इसमें पानी आता है। और ये त्रिवेणी नहर जो कि बिहार की प्रमुख नहर है, जो गंडक नदी है बिहार की। ठीक है, उसमें से ये निकाली गई है त्रिवेणी नहर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? क्या पूछा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो वो है बांग्लादेश के साथ। लेकिन अगर बात करें कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भारत और बांग्लादेश मैत्री उद्यान, ठीक है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगरतला। ठीक है, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप जब भी प्रीवियस ईयर का किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और ये शीतकालीन वर्षा का सबसे एक प्रमुख राज्य जो हमेशा देखने को मिलता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झानोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? झानोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन, ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ये दर्रा वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो बोमडिला पास। पास का मतलब दर्रा ही होता है। ठीक है, बोमडिला दर्रा। अगर ये रोहतांग पूछे तो रोहतांग
और सिपकिला ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला ये लद्दाख क्षेत्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? जी, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ये बीपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बांटा गया है 18। ठीक है, 18। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ठीक है, किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक मिट्टी मानी जाती है? वो है लोम मिट्टी। कौन है? लोम मिट्टी, जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इसमें जो रंध्र होते हैं ना, यानी छेद, वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये पानी को तो जल्दी अवशोषित कर लेता है और पानी जब अंदर चला जाता है ना तो उसको बाहर ये नहीं निकलने देता है, इसीलिए पौधे के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। और मिट्टी से ही एक क्वेश्चन और याद आता है कि ज़्यादातर पूछता है कि कपास की खेती जो है उसके लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है? तो वो होती है काली मिट्टी। और जो दक्कन का पठार है यानी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो सब काली मिट्टी का क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कील नहर किसे जोड़ती है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कील नहर, ठीक है, तो कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ता है। बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या पूछ रहा है? ग्रहों की गति। तो ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था केपलर के द्वारा। और न्यूटन को तो हम सब जानते ही हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, बल का नियम दिए थे। गैलीलियो इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। और कोपरनिकस इन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर ब्रह्मांड का केंद्र कुछ है तो वो है सूर्य, न कि पृथ्वी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? स्लेट, तो ये है रूपांतरित चट्टान का। हम लोग जानते हैं कि चट्टान जनरली 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। और चट्टानों से भी एक क्वेश्चन जरूर ज्योग्राफी का एग्जाम में आ जाता है। देखिए, अग्नेय चट्टान है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है ना, वो लावा धीरे धीरे ठंडा होके और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, एक चट्टान के रूप में निर्मित हो जाता है। उसे बोलते हैं अग्नेय चट्टान। इसमें जितने सारे कीमती चीज़ें हैं जैसे लोहा हो गया और जितने सारी धातुएं हैं वो अग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। लेकिन जब अग्नेय चट्टान कई सौ वर्षों बाद धीरे धीरे प्राकृतिक कारणों के द्वारा टूट के छोटे छोटे चट्टानों में निर्मित हो जाती हैं और एक चट्टान के ऊपर एक चट्टान ऐसे एक परत की तरह बन जाती है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा वो एक बड़ा सा चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं, उसे बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो ये अवसादी चट्टान कैसी होती है? परत दर परत इस चट्टानों में लेयर होते हैं। तो पेट्रोलियम और कोयला के लिए जो चट्टान महत्वपूर्ण है वो है अवसादी चट्टान। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जब ये अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। और स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंपास नाम घास के किस मैदान के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो पंपास घास है, ठीक है, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो वो है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। दोस्तों जल्दी हम लोग जो घास है, विश्व की घास का मैदान, जनजातीय, महासागर और नदियाँ, इनसे रिलेटेड एक सेपरेटेड वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक वीडियो घास का, जनजातियों का, नदी घाटियों का और महासागर से रिलेटेड जो है हम सेपरेटेड वीडियो लेकर जल्द ही आने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को फोरमोसा के नाम से जाना जाता है? फोरमोसा, तो ये जाना जाता है ताइवान। किसे जाना जाता है? ताइवान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध पौधा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है समशीतोष्ण वन और सवाना, ये क्षेत्र होता है साउथ अफ्रीका का, और टुंड्रा ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का
क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्चन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों कभी कभी ये टर्म जो है ना, ये स्टेट पीसीएस में ही नहीं बल्कि यूपीएससी में भी ऐसे सब टर्म पूछ देते हैं। तो ये वर्चन किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एक टीला का। किसका? एक टीला का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लटन परत निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, जो एप्लटन परत है ना, ये जो हिस्सा है वो है आयनोस्फीयर का। किसका? आयनोस्फीयर का। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की परतें 5 प्रकार की होती हैं। क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरा होता है आयनोस्फियर जिसको आयन मंडल बोलते हैं, फिर मेजोस्फियर मध्य मंडल, और एक होता है बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फियर जिसमें होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल अगर सबसे किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है मौसमी संबंधी घटनाओं के लिए। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि मौसमी संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। और ये पृथ्वी के सबसे निकट यानी सबसे निचला ये मंडल है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल अगर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो वो है वायुयान के लिए। इसमें जो होता है हवा नहीं चलती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, उस कारण से इसमें वायुयान के लिए ये समताप मंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मध्य मंडल, और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो आयन मंडल होता है ना, वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। आयन मंडल जो आयन तरंगे के लिए, जो रेडियो टेलीविज़न ये सब जो हम लोग देखते हैं ना, वो सब जो तरंगे आती हैं उसके लिए जो मंडल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वो है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। इसी आयन मंडल में ये एप्लटन परत पाया जाता है। आयन मंडल में भी 3 परत पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से ये होता है एक एप्लटन परत जो रेडियो तरंगे के लिए, रेडियो प्रसारण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट होता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, जिसमें उपग्रह जो छोड़े जाते हैं ना, वो बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं, वो सबसे बाहरी मंडल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने पर क्या होता है? तो अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, मीन्स 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। वो है नॉर्वे। ठीक है, और हाँ कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो है 21 जून और 22 दिसंबर। क्या है? 21 जून और 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इस दिन, ठीक है, याद कर लीजिएगा 22 दिसंबर। इस दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन दबाना, ठीक है, मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों की कोई भी राय हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।